गल्पवार। गांव सुबह की गुलाबी रोशनी में डूबा हुआ था जब शिवांश अपने टूटे फूटे घर की देहरी पर खड़ा खेतों के पार जाती हवा को सुन रहा था। हवा में सरसों के फूलों की हल्की सी महक थी और कहीं दूर से आती घंटियों की आवाज जैसे किसी पुराने सपने की याद दिला रही थी। शिवांश के पिता की मृत्यु को 3 महीने ही हुए थे और उनके जाने से घर की हर दीवार मानो पिछली सांस में अटक गई थी। खुली खिड़की से आती हवा कमरे में रखी लकड़ी की मेज पर पड़े उस लाल रुमाल को हिलाती। वही रुमाल जिसे उसके पिता ने उसे पहली बार स्कूल भेजते समय दिया था। शिवांश के लिए अपने पिता की गैर मौजूदगी किसी खाली कमरे से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह एक अधूरी बातचीत थी, एक अधूरा वादा, एक अधूरी स्मृति। पिता के शब्द अब भी कानों में गूंजते। हर दुख का एक मोड़ होता है बेटा, और हर मोड़ पर कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। पर अब जब मोड़ आया था, सहारा कहीं दिखाई नहीं देता था। घर की दहलीज पर खड़ी उसकी माँ अंजलि धीरे से बोली, शिवांश, दूध वाले को पैसे देने हैं, आज मत भूलना। उनकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता तो थी, मगर भीतर एक अजीब सी थकान बस गई थी। हाँ माँ, दे दूंगा, शिवांश ने जवाब दिया, पर खुद को आश्वस्त करने के लिए कि वह अपनी जिम्मेदारियां निभा पा रहा है। स्कूल की राह पर चलते हुए उसे गांव की वही परिचित पगडंडियां मिलीं जो अब उसे अकेली लगने लगी थीं। तभी उसके सामने से चहकते हुए कदमों की आवाज आई। वह जानता था यह कौन होगी। आर्या का आर्या उसकी सबसे करीबी दोस्त थे, जिसके चेहरे पर दुनिया कितनी भी कठोर क्यों न हो, एक स्थायी मुस्कान रहती। उसके बाल सुबह की धूप में चमक रहे थे और आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे हर दुहक को सुनने और हर खुशी को बांटने की शक्ति उनमें छिपी हो। कितना चुप चुप चल रहे हो, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आज भी पापा याद आए? शिवांश ने सिर हिलाया। उसके गले में कुछ अटक सा गया। आर्या उसके साथ चलने लगी। जानते हो, कल मैंने सपना देखा, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ देना चाह रहे थे। पता नहीं क्या, लेकिन उनके हाथ में कुछ चमक रहा था। अजीब सपना था, पर मैं जागी तो लगा जैसे उन्होंने मुझे कुछ कहने की कोशिश की हो। शिवांश अचानक रुक गया। मेरे पापा? तुमने उन्हें देखा? आर्या ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, और वह परेशान लग रहे थे, जैसे कोई बात अधूरी हो। शिवांश का दिल एक धड़कन रुककर फिर तेजी से चल पड़ा। उसके पिता हमेशा कुछ न कुछ छुपा कर रखते थे, जैसे उनकी नजर में हर चीज का सही समय होता था। क्या सच में कोई बात अधूरी थी? स्कूल उसके लिए केवल पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि वह जगह थी जहां अपने दुखों को थोड़ी देर उतार कर वह सामान्य बच्चा बनने की कोशिश करता। पर आज उसके मन में बेचैनी कुछ ज्यादा थी। आर्या की बातों ने उसके भीतर उम्मीद और डर दोनों जगा दिए थे। शाम तक आसमान में बादलों की लंबी लकीरें खिंचाई थीं। घर लौटते हुए उसने अपने पिता के पुराने कमरे का दरवाजा खोला, जिसे वह कई दिनों से बंद रखे था। भीतर धूल जमी थी। पुरानी मेज पर एक लकड़ी का बक्सा रखा था, वही बक्सा जिसे उसके पिता हमेशा ताला लगाकर रखते थे। कंधों पर गहरी सांस लेते हुए उसने बक्सा खींचा। ताला पुराना था और एक धक्का देने से ही खुल गया। अंदर बहुत सी कागज की पर्चियां थीं, खेतों के हिसाब, पुराने बिल और कुछ चिट्ठियां। पर नीचे एक मोटी काली डायरी पड़ी थी, जिसके किनारे घिस चुके थे। उसने डायरी खोलकर पहली पंक्ति पढ़ी। अगर कभी मेरे न रहने के बाद यह डायरी शिवांश के हाथ लगे, तो वह जाने कि मेरा जीवन जितना सरल दिखता था, उतना था नहीं, और शायद मैं उससे एक आखिरी मदद चाहता हूं। शिवांश का दिल धड़कने लगा। उसके पिता ने उससे मदद क्यों मांगी होगी, वह भी अपनी मृत्यु के बाद? दूसरे पन्ने पर एक नक्शा था, गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करता हुआ। वही पेड़ जिसके बारे में कहानियों में कहा जाता था कि वहां रात में कोई नहीं जाता। डायरी में आगे लिखा था, बरगद के पेड़ के पास
जमीन के नीचे कुछ है जिसे किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसे केवल मेरा बेटा ही समझ सकेगा। शिवांश के गले में सूखापन बढ़ गया। वह पन्ने पलटता गया। हर पन्ना उसके पिता के किसी डर, किसी छुपे राज्य और किसी अनकही लड़ाई की तरफ संकेत कर रहा था। रात गहरा चुकी थी और बाहर हवा तेज होने लगी थी। अंजलि ने कमरे से आवाज लगाई, शिवांश, सो जाना, देर हो रही है। हाँ माँ, उसने उत्तर दिया, मगर उसकी आंखें डायरी पर टिकी रहीं। उसने सोचा कि डायरी आर्या को पैसा दिखाए, पर एक डर था। क्या होगा अगर यह सच में किसी बड़े रहस्य का हिस्सा हो? क्या होगा अगर उसके पिता का डर अभी भी उसके आसपास मंडरा रहा हो? नींद उसके करीब भी नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा जब तक उसको एक हल्की सी खटपट की आवाज नहीं सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की पर हल्के से चूहे की तरह कुछ खरोंच रहा हो। वह धीरे से उठा, खिड़की खोली, पर खिड़की पर कोई चूहा नहीं था। वहां एक छोटी सी कागज की पर्ची हवा में अटकी थी, मानो किसी ने अभी अभी रखकर हवा में उड़ा दी हो। पर्ची पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बरगद के पेड़ के नीचे जाने की हिम्मत मत करना, अब बहुत देर हो चुकी है। शिवांश के हाथ कांप उठे। किसने भेजी होगी यह पर्ची? कौन उसके पिता के रहस्य के बारे में जानता था? और क्यों अब बहुत देर हो चुकी थी? इन सवालों के बीच उसका दिल डूबता चला गया। पर पर्ची की पीछे की तरफ एक और बात लिखी थी, अगर तुम फिर भी वहां गए तो समझ लेना कि कोई तुम्हें पहले से देख रहा है। उसकी सांस रुक गई। खिड़की के ठीक बाहर अंधेरे में कोई मौजूद था, या शायद मौजूद होने का आभास दे रहा था। और अगले ही पल हवा में फिर वही पत्तों की सरसराहट गूंजी, जैसे कोई बरगद का पेड़ दूर से उसे बुला रहा हो। पर कौन और क्यों? शायद वह सच जो उसके पिता इतने सालों से छुपाते आ रहे थे, अब उसके सामने अपने कठोर स्वरूप में खड़ा था और उसे केवल देखने का नहीं, सामना करने का इंतजार कर रहा था। उसी रात शिवांश ने तय कर लिया, वह अगली सुबह उस पेड़ तक जरूर जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि कोई और उससे पहले ही वहां पहुंच चुका है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सुबह का आसमान हल्का नीला था, पर भीतर कहीं एक भारीपन तैर रहा था। गांव अब भी नींद के अधूरे कंबल में लिपटा पड़ा था, पर शिवांश जाग चुका था। जगाया था उस बेचैन एहसास ने, जो रात से उसके भीतर कांटों की तरह चुभ रहा था। अंजलि रसोई में चूल्हा जलाने में लगी थी। उसके पैरों की आहट से कोई आवाज भी नहीं उठी। शिवांश ने बिना कुछ कहे अपने जूते पहने, डायरी शर्ट के अंदर छुपाई और दरवाजा हल्के से खोलकर बाहर निकल गया। आज उसे किसी को बताए बिना जाना था, चाहे डर कितना भी गहरा क्यों न हो। पगडंडी नम थी। रात की ओस अब भी मिट्टी पर चमक रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब सामान्य लग रहा था, पर भीतर कुछ फुसफुसा रहा था कि आज कुछ भी सामान्य नहीं रहने वाला। पुराना बरगद गांव से एक कोस दूर था। उसके करीब पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी, जैसे पेड़ के आसपास का समय ही थम गया हो। और तभी उसने देखा, पेड़ के पास मिट्टी पर किसी के ताजा पैरों के निशान थे। कोई सचमुच उससे पहले यहां आया था। उसका दिल गले में अटक गया। उसने सावधानी से आगे कदम बढ़ाया। बरगद की विशाल जड़ों के बीच मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने कुछ खोद लिया हो या खोदने की कोशिश की हो। एक छोटा गड्ढा था और उसके भीतर एक पुराना लोहे का डिब्बा, पर डिब्बा खुला हुआ था, खाली। ठंडी हवा उसके कानों के पास सीटी की तरह गुजरी। किसी ने डिब्बा पहले ही ले लिया था। जो भी उसके पिता ने छुपाया था, अब किसी और के हाथों में था। शिवांश का गला सूख गया। उसने चारों तरफ देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर किसी की मौजूदगी की छाया उस जगह के ऊपर मंडरा रही थी। अचानक पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराया। वह मुड़ा। कोई नहीं। फिर एक हल्की आवाज आई, धीमी
पर स्पष्ट, तुम देर से आए। आवाज उतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया यह हवा की थी या किसी इंसान की। उसने सांस रोके, पेड़ के पीछे कदम रखे, और तभी कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वह चौंक कर पीछे हटा। आर्या उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पीला, आंखों में एक ऐसी घबराहट जिसे वह पहले कभी नहीं देखा था। तुम यहां कैसे? शिवांश ने बोलना चाहा, पर आर्या ने उसके शब्द बीच में ही काट दिए। शिवांश, मुझे किसी ने बताया कि तुम यहां आने वाले हो, और उन्होंने उन्होंने मुझे रोका। किसने? आर्या कांप गई। मैं नहीं देख पाई, वह सामने नहीं आए, बस माए आवाज थी, बहुत ठंडी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने जो छुपाया था वह अब किसी भी हाल में वापस नहीं मिल सकता। शिवांश का दिल डूबता गया। तुमने इस जगह किसी को देखा? आर्या ने हिचकिचाकर सिर हिलाया। मैंने सिर्फ एक परछाई देखी, आसमान के धुंधलाने जितने वक्त के लिए। वह बरगद के पीछे खड़ी थी, और जब मैंने पलक झपकाई, गायब। हवा का एक तेज झोंका उठा और पेड़ की शाखें खड़खड़ाकर झूल गईं, जैसे कुछ चेतावनी दे रही हों। शिवांश ने धीरे से पूछा, तुम्हें बताया किसने कि मैं यहां आऊंगा? आर्या ने होंठ भींच लिए। मुझे सुबह एक पर्ची मिली थी, उसी हस्तलिपि में जैसी कल रात तुम्हें मिली थी। शिवांश का खून जैसे जम गया। तो कोई उन्हें देख रहा था, हर कदम पर, हर क्षण। वह नीचे झुककर गड्ढे में पड़े खाली डिब्बे को छूने ही वाला था कि अचानक आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत छूना इसे। क्यों? आर्या की आंखें फैल गईं। क्योंकि जिस परछाई को मैंने देखा, उसने कहा था कि अगर तुमने इस जगह को हाथ भी लगाया तो इसका मतलब होगा कि तुमने रास्ता चुन लिया है, ऐसा रास्ता जिससे वापस आना आसान नहीं होगा। शिवांश ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। हवा पेड़ की शाखों को मोड़ती रही, और दूर कहीं से एक कुत्ते का भौंकना गूंज उठा। आर्या, शिवांश ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने उस परछाई से और कुछ सुना? आर्या ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें सच से बचाने की बहुत कोशिश की, पर अब जब तुम यहां आ गए हो तो कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। शिवांश की रगों में सिहरन दौड़ गई। पर क्यों? मेरे पिता ने आखिर छुपाया क्या था? आर्या ने धीमे स्वर में उत्तर देने की कोशिश की। शायद, पर वह वाक्य पूरा कर पाती उससे पहले ही हवा अचानक पूरी तरह स्थिर हो गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो, और उस मृत सी शांति में पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की साफ आवाज गूंजी, भारी, धीमी, बेहद ठंडी। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। शिवांश धीरे धीरे मुड़ा। बरगद की जड़ों की छाया में कोई खड़ा था। आकृति धुंधली थी, पर आंखें आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था, गहरा, निगल जाने वाला। वह आकृति एक कदम आगे बढ़ी, और तभी शिवांश के पैरों के पास मिट्टी में पड़ा खाली डिब्बा अपने आप बंद हो गया, जोर की आवाज के साथ। गूंज पूरे जंगल में फैल गई। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, शिवांश, यह यह क्या है? शिवांश कुछ कह पाता उससे पहले ही वह आकृति बोली, फुसफुसाहट जैसी आवाज में, मगर हर शब्द सांस रोक देने वाला। जो लिया गया है वह लौट आया नहीं जाएगा। एक और कदम। मिट्टी उनके पैरों के नीचे जैसे धड़कने लगी, और अब वह आवाज और गहरी हो गई। अब तुम्हारी बारी है यह तय करने की कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कौन सा भाग्य चुना था। शिवांश पीछे हटना चाहता था, पर पैर हिल नहीं रहे थे। आर्या का हाथ कसकर उसकी कलाई पकड़े था। आकृति और करीब आई। अंधेरा गहरा होता गया, जैसे पेड़ की जड़ें भी सांस रोककर खड़ी हों।
और फिर आकृति ने अपना हाथ उठाया। हवा अचानक बर्फ जैसी जम गई। शिवांश चीख भी नहीं पाया क्योंकि उसी क्षण आर्या ने उसकी कलाई छोड़ दी और धीरे धीरे बेहद धीमे कदमों से वह उस आकृति की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा खाली था, आंखें जैसे किसी और की थीं। शिवांश ने भर्रा कर पुकारा, आर्या, क्या कर रही हो? पर वह रुकती नहीं थी और जैसे ही वह उस अंधेरी आकृति के ठीक सामने पहुंची, आकृति ने उसका हाथ थाम लिया। धरती के नीचे से एक भारी गूंज उठी और अगले ही क्षण दोनों गायब हो गए। बस खाली सूनी जड़ें रह गईं और शिवांश अकेला, जिसके सामने अब सिर्फ एक चुनाव बचा था। बरगद की छाया के भीतर से आखिरी बार एक आवाज आई, धीमी, टूटती हुई, अगर उसे वापस पाना चाहते हो तो डायरी के आखिरी पन्ने खोलो। हवा फिर चल पड़ी, पर अब उसमें सरसों की महक नहीं थी, सिर्फ खोए हुए कदमों की प्रतिध्वनि। शिवांश ने डायरी कसकर पकड़ ली और भागते हुए घर की ओर चल पड़ा, ये जाने बिना कि आखिरी पन्ने में लिखा हुआ सच केवल आर्या का नहीं, उसका अपना भविष्य भी बदलने वाला था।